हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आपकी दोस्त सोनिया मौर्य इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पर डे बाय डे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए। और अभी आप लोगों का 7 जुलाई से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे इच्छुक हो या जो लोग करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं और अपनी तैयारी को, अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। ज्वाइन करें। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। अभी कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, ये हमारे इलाहाबाद कैंपस कोचिंग की एक पहल है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कुछ खास है इसके बारे में जानेंगे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार के कैबिनेट ने किस जिले में अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है देहरादून और ऑप्शन डी है पानीपत। आगरा की बात करें तो आगरा उत्तर प्रदेश में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, देहरादून उत्तराखंड में है और पानीपत आपके हरियाणा में है। तो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर ए होगा, आगरा में स्थापित किया गया या आगरा में स्थापित करने का फैसला किया गया। वैसे बता दें हम कि भारतीय आलू संस्थान कहाँ पे है, तो ये है आपके शिमला में है। ठीक है। क्या कुछ खास है इसके बारे में? केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा, ठीक है, आगरा के सिगना में पेरू स्थित अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आलू अनुसंधान केंद्र होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सिगना 138 हेक्टेयर में राजकीय आलू फॉर्म है सिगना में। इसके 10 हेक्टेयर में अंतरराष्ट्रीय आलू, है ना, अनुसंधान केंद्र पेरू में नई शाखा खोली जाएगी। और अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के बारे में बात करें तो जो हमारा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र है, इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, इसे सीआईपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। पेरू की बात करें तो ये पेरू के तट पे बनाया गया, इसकी राजधानी लीमा में। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर बनाया गया जो अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, आलू अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1971 में की गई थी। ठीक है। आलू और इंडियन जड़ों को कदों पर ध्यान रखते हुए केंद्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2025 में किस देश ने कॉप 30 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किस देश में कौन सा देश ऐसा है कि जो जलवायु परिवर्तन कॉप 30 की मेजबानी किया है या करेगा? तो इसका ऑप्शन है ब्राजील, अमेरिका, रूस और यूनाइटेड किंगडम। तो कौन इसकी मेजबानी करेगा उसके बारे में देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्राजील, सॉरी, हाँ ब्राजील में होगा। ठीक है। और क्या कुछ खास है इसके बारे में? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी कॉप 30 के 30वें सम्मेलन कब से होगा? ये 10 से 21 नवंबर 2025 तक होगा। ये ब्राजील के कहाँ पे होगा? बेलेम शहर में आयोजित किया जाएगा। ब्राजील में आयोजित करने की घोषणा की गई है। ब्राजील के बेमेल शहर में आयोजित किया जाएगा। यूएनएफसीसी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की जो सांद्रता होती है, ठीक है, उसको स्थिर करना होता है ताकि जलवायु परिवर्तन या जलवायु जो प्रणाली हो वो खतरनाक मानव जनित, ठीक है, हस्तक्षेप से रोका जा सके। तो ये कुछ खास है। या अगला देखते हैं, यूएनएफसीसी क्या है? यूएनएफसीसी, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1992 में की गई थी। कब की गई थी? रियो डी जेनेरियो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में हुआ था। इसके सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो इसका सदस्य देशों की संख्या
197 है। इसका सचिवालय कहाँ पे है? तो सचिवालय इसका जर्मनी के बान में है। ब्राजील की वहीं पे बात कर लें तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया है। यहाँ की मुद्रा क्या है? ब्राजीलियाई रियल है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मेमोरिया दा एडमिनिस्ट्राकाओ पब्लिक ब्रासीलेरा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जबकि राष्ट्रपति यहाँ के लुइज इनासियो लूला द सिल्वा। इन्होंने ही ये घोषणा की है कि ब्राजील में COP30 का आयोजन 2025 में नवंबर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल जैव समग्र अभियान हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो जैव समग्र अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है हरियाणा। कौन से राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल में किया गया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैव समग्र या जैव समग्रम अभियान की शुरुआत की गई है। कहाँ पे है? ठीक है, जैविक खेती क्या होती है? जैविक खेती एक सतत कृषि प्रणाली है जिसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक जैसे सिंथेटिक है ना, इनको क्या किया जाता है? इनपुट से बाहर रखा जाता है। ठीक है, और यह एक फसल अवशेषों, फर्म यार्ड, खाद और कंपोस्ट जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन महासंघ सांख्यिकी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार प्रमाणित क्षेत्र के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर जैविक खेती के बारे में चौथा स्थान रखता है, चौथा जैविक खेती वाला है। मध्य प्रदेश जैविक प्रमाणन के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी जैविक प्रमाणन रखने वाला सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र कौन सा है? वो MP है। और अभी जो जैविक ग्रामम या जैव ग्रामम अभियान चलाया गया वो केरल के कहाँ पे चलाया गया है? केरल के कुरुमल्लूर में चलाया गया है, शुरू किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जैविक खेती को बढ़ावा देना। और जैविक खेती अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जैविक खेती अपनाने वाला पहला राज्य हमारा सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किस शैक्षिक सत्र से 10वीं के छात्र को साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा में बैठने की अनुमति की घोषणा की है? ठीक है, तो ये कौन सा परीक्षा सत्र होगा? जब CBSE की जो पेपर होंगे वो क्या है? 2 सत्र में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, इसका सत्र ऑप्शन ए है 25-26, ऑप्शन बी है 26-27, ऑप्शन सी है 27-28 और ऑप्शन डी है 28-29। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा 26 और 27। 2026-27 के सत्र में CBSE अपने जो हाई स्कूल माध्यमिक बोर्ड है, जो इंटर है, वो क्या करेगा? साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित कराएगा। वो कौन कौन सा सत्र होगा? एक तो फरवरी में होगा और दूसरा आपका मई में होगा। तो क्या है कुछ खास इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र से कक्षा 10 के छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा में बैठने की अनुमति है ना देने की घोषणा की है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य परीक्षा का दबाव कम करना और छात्रों को अधिक लचीलापन देना है। मुख्य विशेषताएं क्या है इस परीक्षा की? ठीक है, तो इसकी पहली परीक्षा क्या होगी? ध्यान रखिएगा, पहली परीक्षा इसकी अनिवार्य होगी जो फरवरी के मध्य में कराई जाएगी, और दूसरी परीक्षा इसकी वैकल्पिक होगी जो कि मई में कराई जाएगी। दूसरी परीक्षा में वही छात्र बैठ सकता है या बैठ सकते हैं जो पहली परीक्षा में कम से कम 3 विषयों में पास होंगे। पहली परीक्षा में जो कम से कम 3 सब्जेक्ट में पास होंगे वही दूसरी यानी वैकल्पिक परीक्षा में वही बैठ सकते हैं।
जो छात्र 3 या अधिक विषयों में फेल होते हैं उन्हें आवश्यक श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, आवश्यक श्रेणी में रखा जाएगा। और जो छात्र 1 या 2 विषय में फेल होते हैं उन्हें कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा जाएगा। और फिर वो कंपार्टमेंट श्रेणी से आकर पुनः दूसरी परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पूरे भारत में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का मानकीकरण करना है। ठीक है, किसका? सीबीएसई का मेन उद्देश्य है कि जितने भी भारत में माध्यमिक या उच्चतर शिक्षा है उसको मान्यता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व? ये हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो कौन से राज्य में है सिमलीपाल? ध्यान रखिएगा, सिमलीपाल ये उड़ीसा में है। उड़ीसा का एक यहाँ पे है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, तो वहीं पे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है ये एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। ध्यान रखिएगा, सिमलीपाल उड़ीसा में है और ये एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। और यूनेस्को के ठीक है सूची में भी शामिल है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के भीतर जायरा जायरा नामक स्थल यानी मुंडा आदिवासियों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। हाल ही में इंटेग्रेटेड ट्राइब डेवलपमेंट एजेंसी ITDA यानी बारीपदा द्वारा वह वहां पे परंपरागत अनुष्ठानों पर रोक लगा दिया गया है, या रोक लगा दिए जाने के कारण जो ओडिशा हाई कोर्ट है इसने इस मामले की नोटिस जारी की है और जवाब में भागा है इससे कि आपने क्यों इसे प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप सभी लोगों को पता होगा भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 29 जून, ऑप्शन बी है 30 जून, ऑप्शन सी है 1 जुलाई, ऑप्शन डी है 2 जुलाई। तो कब मनाया जाता है डॉक्टर्स डे? इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई। 1 जुलाई को विश्व डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सॉरी, भारत में नेशनल डॉक्टर दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को डॉक्टरों और चिकित्सा क्षेत्र के कर्मियों के समर्पण और निस्वार्थ भाव से सेवा सम्मान देने के लिए, है ना, इसको प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। 2025 की थीम क्या रखी गई थी? तो थीम रखी गई थी बिहाइंड द मास्क टू हील्स द हीलर्स। इसका एक थीम रखा गया था, इसको याद रखना है भाई कि इसकी थीम क्या रखी गई है। अब देखो सभी जितने भी इवेंट मनाए जाते हैं, ठीक है, इन सब की कुछ न कुछ थीम रखी जाती है, तो हमको जरूर ध्यान में देना है कि किसकी थीम क्या रखी गई थी। अब इस थीम क्या बताता है? जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि मरीजों को ठीक करने वाले डॉक्टर की देखभाल कौन करता है और उनकी मानसिक एवं शारीरिक भलाई कितनी जरूरी है। डॉक्टरों की मानसिक और शारीरिक भलाई कितनी जरूरी है, ये इस थीम के अंतर्गत। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस कब किस तारीख को मनाया जाता है?
तो किस तारीख को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 जून, ऑप्शन बी है 21 जून, ऑप्शन सी है 22 जून और ऑप्शन डी है 23 जून। कब मनाया जाता है? तो ये 20 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। शरणार्थी दिवस के बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में कब, अभी 20 जून को 2025 को पूरी दुनिया में विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, यह दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को शरणार्थियों के साहस और शक्ति को सम्मानित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है, क्योंकि शरणार्थी लोग आंतरिक हिंसा और अन्य कारणों से अपने देश छोड़कर चले जाते हैं या अपने देश छोड़कर अन्य देशों में शरण ले लेते हैं और लेने के लिए क्या होते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए विश्व शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितने बच्चों को 2025 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए है 15 बच्चों को, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 22 और ऑप्शन डी है 25। तो इसका राइट आंसर होगा कि 17 बच्चों को क्या किया गया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 17 बच्चों को। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार